अस्सलामुअलैकुम। हम पिफ़ा के पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर्स में से भी हम सबसे पहले एफए का पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं। हम वन बाय वन सारे पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह पेपर से पहले पहले डिस्कस कर लेंगे। पेपर्स में हम सबको पता है बहुत कम टाइम रहेगा, तो इंशाल्लाह पेपर से पहले पहले आपके साथ पिफ़ा के हर सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स डिस्कस किए जाएंगे। अब सबसे पहले हम एफए के पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं, और इसमें अगर हम देखें सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड कौन सा है, तो वो IAS 16। एक तो इसके मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और इसके अलावा इसकी जो फाइनल काउंट का क्वेश्चन आता है उसमें इसकी काफ़ी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वर्किंग होती है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं कौन कौन से पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, फिर वन बाय वन वो हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। विंटर एग्जाम 2018 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 आया है। नेक्स्ट विंटर एग्जाम 2019 में क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट विंटर एग्जाम 2020 क्वेश्चन नंबर 2। विंटर एग्जाम 2020 क्वेश्चन नंबर 5। विंटर एग्जाम 2020 क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट समर एग्जाम 2022 21 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। विंटर एग्जाम 2022 क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट समर एग्जाम 2023 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम वन बाय वन ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और आज हम सबसे पहले विंटर एग्जाम 2018 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो हमारे पास क्वेश्चन है इसका। पहले सबसे हमें रिक्वायरमेंट्स पढ़नी चाहिए क्वेश्चन जब हम पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन रीड बाद में करेंगे, तो पहले हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या करना है। हम उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को फिर अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट है हमसे प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। But operates a small business. He had provided the following information for non-current asset at 31st July 2016. Plant and machinery cost 195,000. Provision for depreciation 68,250. During the year ended 31st July 2017, the following transactions took place. A machine sold for 25,000. There was a loss on disposal of 3,000. The machine had been purchased on 28th May 2016. A machine was purchased by check at a cost of 37,500. The following costs were also incurred for the new machine. Insurance and 28-25, annual installation expense 4,500. Plant and machinery is depreciated using the reducing balance method at the rate of 20% per annum. A full year depreciation is charged in the year of purchase. No depreciation is charged in the year of disposal. ओके, अब हम क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ जाते हैं और साथ साथ समझते हैं कि क्या करना है हमने। अब उन्होंने हम देख लेते हैं, हमें बताई हुई है अपनी इजी के लिए, जो इजी था स्टार्ट हम उसे थोड़ा सा लिख लेते हैं अपनी वर्डिंग में जिससे हम इसकी समझ आए। हमें कॉस्ट बताई हुई है 195,000। नेक्स्ट हमें उन्होंने बताया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, तो इसे हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं,
और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने कहा है कि इन 2017 हमने पहले क्या किया, डिस्पोज किया। हम पहले वो डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। हमने ऐसे डिस्पोज किया कितने में, 25,000। नेक्स्ट हमें उस पर लॉस हुआ है, और हमें लॉस कितना हुआ है, 3,000। नेक्स्ट हम अपना अकाउंट बनाना इसमें लिख लेते हैं कि हमने इस परचेज कर दिया था, ये भी उन्होंने हमें बताया हुआ। हैज बीन परचेज्ड in 28 May 2016, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका अकाउंट बनाते हैं, को प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट। हम बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अकाउंट। इसमें हमने काफ़ी मतलब ये अच्छे से हमें आता है, क्योंकि हमने जब अपना स्टैंडर्ड किया था पढ़ा था, हमने इसकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की थी, और मेरे ख्याल से ये सबको अच्छे से आता होगा, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्योंकि वो हमारा एसेट है, 195,000। अब न्यू मशीनरी, उसकी हम यहाँ वर्किंग पहले कर लेते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट, हमारा ये नॉन करंट एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें इंक्रीज आ न्यू मशीनरी ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट वैसे ही हमारा डेबिट होता है, तो ये भी डेबिट होगा। इसमें हम लिख लेते हैं न्यू मशीनरी, न्यू मशीनरी, ओके। अब इसकी कितनी थी था, हम लोगों ने जो पे किया है वो 37,500 है, एंड 4,500 इसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, और जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है कि एनुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। और उसकी ऐड ना होने की वजह ये है कि वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। हमने ये भी स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इसकी कॉस्ट में क्या कुछ ऐड होगा, ठीक है, तो वो इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे न्यू मशीनरी, न्यू मशीनरी 42,000। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्पोजल, जो एसिड हमने डिस्पोज किया है, और डिक्रीज इन एसिड तो हमें वैसे पता है क्रेडिट होता है, तो इस वजह से जो एसिड हमने डिस्पोज किया है उसे हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो उसके लिए हम वर्किंग टू बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ वर्किंग टू बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डिस्पोजल, और उसके लिए है हमारे पास 25,000 इस एसेट की, जो कि हमने सेल प्रोसीड की। इसमें हम ऐड कर लेंगे 3,000 जो कि हमें इस पे लॉस हुआ, तो ये हमारे पास 28,000 हो जाएगा। और इस 28,000 पे हमने 28 मई 2016 में बाय किया था, तो एक साल की डेप्रिसिएशन भी हो चुकी है। तो इस वजह से वो जो एक साल की डेप्रिसिएशन हो चुकी है उसे हमने ख़त्म करनी है, मतलब हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट में जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। तो ये हम 100/80 कर देंगे, क्योंकि 20% हमने डेप्रिसिएशन की थी, तो ये 100/80 कर देंगे, तो हमारे पास इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि 35,000 है, ओके। अब यहाँ हम लिखेंगे कि हमने डिस्पोज कितने का किया है, 35,000 का। नेक्स्ट हम इसे बैलेंस कर लेंगे, जो कि हमारा आएगा 237,000, 237,000। नेक्स्ट हम यहाँ से इसमें से डिस्पोजल के अमाउंट लेस करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा, जो कि हमारा आएगा 202,000। और इसी तरह हमारा प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हम अपना अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो भी बहुत इजी सा है, इसी तरह जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हमने बहुत इजीली कर लिया, इंशाल्लाह वो भी हम इजीली कर लेंगे। प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है इसका 68,250। ओके, नेक्स्ट हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो ऑलवेज डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे, वो हम यहाँ फाइंड करेंगे कि हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा। उसके लिए हम वर्किंग 3 बना लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करने से पहले मेरे ख्याल से हमें जो हमने एसेट डिस्पोज किया है उसका भी यहाँ से जितनी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी वो लेस करनी होगी, क्योंकि वो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में हमारे ऐड है। जब उस एसेट की कॉस्ट लेस की है तो वो डिस्पोजल की वो भी ख़त्म करेंगे, तो इस वजह से हम वो पहले यहाँ कर लेते हैं। 35,000 पे हमने कितने परसेंट डेप्रिसिएशन की थी? 20%। और अगर हम इस पर 20% डेप्रिसिएशन करें तो ये हमारे पास आ जाता है 7,000, जो कि हमने यहाँ पे हमारे ओपनिंग बैलेंस में ऐड है, तो वो हम ख़त्म करेंगे डिस्पोजल के 7,000। ओके, नेक्स्ट अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो हम अकाउंट बना कर रहे हैं वर्किंग, इसमें हम लिखते हैं वर्किंग 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी है एसेट की जिस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो इस साल की डेप्रिसिएशन। तो 195,000 में से हम लेस करेंगे 68,250, जो कि हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने रिकॉर्ड की थी वो इसमें से लेस कर देंगे इसकी कैरिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आएगी 12,067.50। ओके, नेक्स्ट हमने वो भी इसमें से लेस करनी है, जो कि उस एसेट को लेस करना है, क्योंकि हमने ओवरऑल कर ली है 195,000, हमने वो एसेट की कॉस्ट ही लेस की जो कि हमने डिस्पोज किया है, तो वो भी लेस करेंगे। हमने जो एसेट डिस्पोज किया वो 35,000 का था, ठीक है, वो इसमें से लेस करना है ओवरऑल हमने। इसके अलावा 7,000 उस पर डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, वो भी इसमें लेस करेंगे। इसके अलावा 3,000 मतलब उस एसेट की जो कैरिंग वैल्यू थी ना वो हमने लेस करनी है इसमें से। ये मैंने आपको वर्किंग बता दी कि ये 25,000 कैसे आया। अब यहाँ पे हमारा इसे लेस करेंगे तो ये हमारे पास 25,000 हो जाएगा, 25,000। अब इसे हमने बैलेंस किया तो हमारे पास आ गया 10,1750। ओके, 10,1750 आ गया। अब इस पे हमने न्यू मशीनरी भी एक बाय की है, और उस न्यू मशीनरी की भी मेरे ख्याल से हमें करनी चाहिए ऐड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू मशीनरी जो कि हमने बाय की है अभी अभी इस ईयर, उस पर भी डेप्रिसिएशन होगी। उस न्यू मशीनरी की हमारे पास कॉस्ट कितनी है 42,000, अभी हमने फाइंड की है वर्किंग करके, तो इसमें ओवरऑल अमाउंट आ जाएगी 42 143750। इस अमाउंट पे हमने सॉरी 143750 इस अमाउंट पे हमने डेप्रिसिएशन करनी है। और ये बात ख्याल है कि डेप्रिसिएशन के लिए जो एसेट हमने डिस्पोज किया है उसके अमाउंट हम लेस कर देंगे, और जो न्यू परचेज किया है वो हम उसमें ऐड करेंगे, जिससे हमारी उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू मशीनरी भी आ गई है। अब इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो कि हमारा एक्सपेंस है ओरिजिनल।
अब इस पे हम लिखते हैं कि हमने एक्सपेंस करना है, मतलब 143,750 इस पे हमने 20% डेप्रिसिएशन लेनी, जो कि हमारी आएगी 28,750। ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ और इसे हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे 28,750। अब इसे हम बैलेंस कर लेंगे, तो इन दोनों के ऐड करेंगे, हमारे पास 97,000 आ जाएगा। अब इसमें से हम डिस्पोजल की अमाउंट लेस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा, सेम वैसे जैसे हमने पोस्ट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड किया था। तो ये हमारा इस वक्त 90,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया और इससे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और ये 8 मार्क्स का था, 4 एंड इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस में यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी। कि हम प्लांट एंड मशीनरी के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों यूज करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन हर साल, जब हम एसेट प्लांट एंड मशीनरी बाय करते हैं तो स्टार्टिंग के ईयर्स में उस पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होती है, क्योंकि वो एसेट हमारे ज़्यादा काम पर आता है, उस पर हम ज़्यादा वर्किंग करते हैं, तो इस वजह से उस पर ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। और जैसे जैसे उसकी अमाउंट कम, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, वो यूज़ होने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, तो इस वजह से उस पर भी डेप्रिसिएशन भी हम कम चार्ज करते हैं। और इसके साथ ये हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।